This is Akash Srivastava here from the fifth episode of YCT Talks. और आज हमारे साथ हैं मिस्टर अर्जुन सिंह जी, जिन्होंने अभी रिसेंटली यूपीपीएससी जेई का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो मिस्टर अर्जुन सर, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। आप बताएं आकाश सिंह। मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं, आकाश? मैं बढ़िया एकदम। गुड। और रिसेंटली बहुत अच्छा। you have cleared UPPSC JEE examination. So how do you feel right now? बहुत अच्छा लग रहा है एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। और Okay, सबका सपना होता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए जिसमें आपका फ्यूचर सिक्योर है, बिल्कुल। तो अच्छा ही फील होता है। ओके, अर्जुन सर, जितने भी एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी आपको देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप उन लोगों को अपने बारे में बताइए, लाइक अबाउट योर बेसिक डिटेल्स, और आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, आपने 10th और 12th कहाँ से किया? देखिए, अगर मैं अपनी बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करूँ, स्कूलिंग के बारे में बात करूँ, तो मैं हाई स्कूल और ट्वेल्थ दोनों मेरा यूपी बोर्ड रहा है। ओके। और मैंने फिर उसके बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से मैं पास आउट हूँ 2012 में। ओके। और उसके बाद मेरा प्लेसमेंट भी हुआ था टाटा मोटर्स पंतनगर के लिए। ओके। बट मैंने फिर लीट एग्जाम क्वालिफाई किया और एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीटेक के लिए मेरा मतलब सिलेक्शन हुआ, मुझे मिला। ओके। और मैंने फिर बीटेक किया 2015 का, मैं पास आउट हूँ स्टेट ऑलराइट। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ से। हम्म। ओके। तो सर, जैसा कि अभी रिसेंटली आपने मुझसे शेयर किया था कि ये रिसेंटली अभी यूपीपीएससी का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है, और इसके अलावा भी आपने कुछ एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको बताइए कि आपने और भी कौन कौन से एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। इससे पहले मैंने 2013 में इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम क्वालिफाई किया था। ओके। और उसके बाद मैंने 2014-15 में लगातार 2 बार यूपी आरवीएनएल का एग्जाम फॉर जूनियर इंजीनियर मैंने क्वालिफाई किया। ओके। देन उसके बाद मैं डीआरडीओ में एसटीए करके होता है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड बी, मतलब बी, मैंने वो ऑलराइट। क्वालिफाई किया। ओके। और उसके बाद मैंने आपका ये फॉर जूनियर इंजीनियर के लिए यूपीपीएससी से एग्जाम क्वालिफाई करके मैं सिलेक्शन ले चुका हूँ। ओके। और ओके। करंटली मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में हूँ, ओके। उत्तर प्रदेश। और मेरी करंटली बरेली में पोस्टिंग है। ओके, तो आपको रैंक कौन सी मिली थी? मेरी रैंक 158 रही है इसमें। ओके, 158। तो सर, जैसा कि आपने बताया अभी कि बीटेक, जब आप बीटेक आपने अपना कंप्लीट किया था, तो ऐसा होता है कि हाँ। काफी सारी कंपनीज आती हैं जो कि कंपनी प्लेसमेंट देते हैं। तो अपना बीटेक एंड बिल्कुल। करने के बाद, बीटेक कंप्लीट करने के बाद आपने वो कंपनी ना ज्वाइन करके आपने ये गवर्नमेंट जॉब में आने के लिए क्यों सोचा? देखिए, सबसे बड़ी एक्चुअली बात क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है, बट कहीं ना कहीं हम अपने फ्यूचर को लेके जो सिक्योर होना चाहिए इंसान को ना, वो वहां नहीं मिल पाता है। मतलब कहीं ना कहीं, जैसे अभी हम कोरोना की अगर बात करें, कोरोना चल रहा है, तो ओके। काफी जो एम्प्लॉयज थे उनको मतलब नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो वो ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम में नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जैसे आप गवर्नमेंट सिस्टम में एक बार एंट्री कर लेते हैं, तो आप अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ही सिक्योर हो जाते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि आप जिस पोस्ट पे यहाँ होते हैं गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर, ओके। वहां आप अपनी पोस्ट की क्या पावर होती है, क्या वैल्यू होती है, आपको एहसास हो जाता है। वो कहीं ना कहीं तो बिल्कुल। अच्छा फील बिल्कुल। होता है। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात है। तो अर्जुन सर, आपने मतलब इतने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए, ये यूपीपीएससी जेई के अलावा भी आपने दो तीन एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, और अभी आपने बताया 2015 में कंटिन्यू आपने दो एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। तो आपने ये तैयारी कब यूपीआर से में शुरू, जी जी, तो ये आपने तैयारी कब से शुरू कर दी थी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए? देखिए, अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था, तो कहीं ना कहीं मैं मतलब अपनी बीटेक की स्टडी के साथ साथ कहीं ना कहीं मैं कंपटीशन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी मैं करता रहता था। ओके। और
तो उसका कहीं ना कहीं मुझे फायदा मिला। मैं ड्यूरिंग बीटेक ही मैंने मतलब 4-5 एग्जाम क्वालिफाई किए थे उसी ड्यूरेशन में। ओके। और मेरा जो सिलेक्शन, जो हमारा रिटन एग्जाम हुआ था इसका यूपीपीएससी का फॉर जूनियर इंजीनियर, ओके। तो ये भी 2016 में ही कंडक्ट हुआ था। तो उसी हम्म। ड्यूरेशन में मुझे मतलब मेरी तैयारी ठीक थी, मैं मतलब तैयारी कर रहा था, तो उसी का मतलब रिजल्ट आया और मेरा सिलेक्शन हो गया इसमें। ऑल राइट। तो अर्जुन सर, आप ये बताइए कि अ, आपने स्ट्रेटजीज कौन कौन सी फॉलो की थी, मतलब जितने भी एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं, वो ऑब्वियस ही बात है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि सेलेक्ट हो चुके हैं, तो उनकी स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं, जिससे कि आगे वो भी कोई ना कोई एग्जाम क्लियर करें। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, और एक स्टूडेंट की क्या स्ट्रेटजी देखिए होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? देखिए डिपेंड करता है कि अगर आप, चाहे वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो चाहे आप बीटेक हो, अगर आप डिप्लोमा कर चुके हैं तो उसके बाद अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं मतलब साथ के साथ थोड़ा सा पढ़ते रहना चाहिए। और अगर आप बीटेक कर चुके हैं या पॉलिटेक्निक बहुत मतलब कंप्लीटेड कर चुके हैं आप, तो आपको कहीं ना कहीं किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सिलेबस क्या है वो आप सही से आपको पता होना चाहिए। ओके। सिलेबस आपको उसका सही से पढ़ना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। जब आप उसका सिलेबस सही से पढ़ लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट एक बार के आप क्लियर हो जाते हैं, तो सबसे बड़ी बात फिर ये रह जाती है कि आप उनसे रिलेटिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी टॉपिक से रिलेटिव जो नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होता है, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, ये आपको कहाँ से मिले ये कलेक्ट करना पड़ता है आपको। फिर हम्म। उन पर आप फोकस करें, प्रैक्टिस करें, ये बहुत जरूरी होता है। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं, पढ़ते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, उसका कोई भी आपको इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होता है। आपको रिवीजन करने के बाद, बार बार पढ़ने के बाद, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली, और तब आप गलती करते हैं, और जब बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हीं गलतियों को जो आप अभी जो प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में करते हैं वो अब एग्जाम टाइम में नहीं करते हैं, तो इससे आपको मतलब आपकी स्किल इंप्रूव होती है और आप बहुत अच्छी तरीके से किसी भी एग्जाम में अच्छी रैंक अचीव कर सकते हैं। ओके। और साथ के साथ आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, ताकि जब हम एग्जाम ड्यूरेशन, जब एग्जाम का टाइम बहुत कम रह जाता है तो हम फुल सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स जब हम लोग बनाते हैं तो उससे एक क्विक रिवीजन हो जाता है आप लोगों का, और पुरानी जो चीजें होती है वो आपको रिकॉल हो जाती है, याद याद आ जाती है, और कम टाइम में आप सिलेबस को कवर कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए हुए होते हैं, या और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको खुद को लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस मतलब जनरेट हो सकता है इस टॉपिक से, या इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, उन पर बिल्कुल। प्रैक्टिस करें, ध्यान करें उन पे, तो एक अच्छी रैंक अचीव की जा सकती है। ओके। तो आपने इसके लिए, मतलब तैयारी करने के लिए आपने कोचिंग्स वगैरह भी कहीं ज्वाइन की थी, कि सेल्फ स्टडी से आपने क्लियर किया है? देखो, मैं एक्चुअल में क्या है कि मेरी सेल्फ स्टडी रही थी। मैंने बीटेक तक मतलब कोई भी कोचिंग मैंने नहीं ली थी इस चीज के लिए, बट ये था कि मैं जब पढ़ाई करता था, सिलेबस को देख करके पढ़ाई करता था कि किसी एग्जाम में कौन सा सिलेबस आ रहा है। ओके। जब मैं सिलेबस देख लेता था तो मुझे सबसे बड़ी जो नीड होती थी सिलेबस कवर करने के बाद, रिवीजन करने के बाद, मुझे जो जरूरत पड़ती थी कि मैं इससे रिलेटिव जो क्वेश्चंस है, किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ये आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। आप पढ़ाई ओके। कर रहे हैं, सिलेबस कवर कर रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस लेवल के हैं, कैसे पूछे जाते हैं, तो कोई मतलब नहीं होता एग्जाम क्रैक करने का। तो सबसे पहले ये है कि आप सिलेबस कवर करें। फिर आप सिलेबस कवर करने के साथ साथ आप उससे रिलेटिव किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो कहाँ से आप इकट्ठे करें। ऑल चाहे राइट। वो आप किसी भी पब्लिकेशन को प्रिपेयर करें, जहाँ मतलब वो पब्लिकेशन जहाँ वो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दे सके, प्रोवाइड करा सके, फिर उन पे आप प्रैक्टिस करें, तो चीजें फिर इजी हो जाती है। ओके। तो आपने कौन कौन से तो मेरा सोर्सेज भी यूज यही किए थे? सिस्टम था कि देखिए, मैंने अगर देखा जाए तो जो कुछ टेक्स्ट बुकें होती थी, मैं उनके भी क्वेश्चंस सोल्व करता था। बट बिल्कुल। जब बात रह जाती है कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको टेक्स्ट बुक में तो मतलब रैंडमली वो नहीं मिल कोई पाएंगे, क्वेश्चन यहाँ बिल्कुल। से कोई वहां से, बट हम्म। बट
आपको वो एक कंटिन्यूसली क्वेश्चन जो होता है वो किसी एक पब्लिकेशन से आपको मिलते हैं। जैसे आप ही का एक मतलब जो ये पब्लिकेशन है यूथ टाइम्स कंपटीशन वगैरह, इसमें मतलब एक यूनिक जो कलेक्शन है आप लोगों का, ये भी मुझे बहुत पसंद आता था। और जनरली जैसे मैं यूथ कंपटीशन की भी बुकें परचेस करता था, उसमें क्या था कि एक यूनिक कलेक्शन था क्वेश्चंस का, हाँ, जो जिस क्वेश्चंस का टाइप के आप कंपाइलेशन एग्जाम मिल दे रहे जाता है, होते हैं, बिल्कुल। हाँ बहुत अच्छा मिलता था। तो उसमें आपको ये पता चल जाता है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, आपको पढ़ना क्या चाहिए, एक यूनिक डायरेक्शन का आपको पता लग जाता है। ओके तो ओके। उससे टाइम सेव होता है। आप मतलब कहना चाहिए कि स्टूडेंट भटकता नहीं है कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है हम्म। ये करना है। और जो आपको लगे कि मतलब कुछ मेरे कुछ और भी मतलब बुकें थी मेरी जो मैंने यूज की, बट एक यूनिक डायरेक्शन में जाने के लिए यूथ कंपटीशन का मेरे लिए मतलब बहुत ज्यादा है योगदान रहा है, ओके ओके। ताकि पता चल जाता है कि क्वेश्चन लेवल क्या है, कहाँ से आ रही है। ऑलराइट, तो आपके इस एग्जाम्स में मॉक टेस्ट का क्या रोल था? देखो मॉक टेस्ट का एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम किसी भी एग्जाम में पेपर होने से पहले, अपेयर होने से पहले अगर हम मॉक टेस्ट लगाते हैं देते हैं, तो सबसे पहले आपको एक ये पता चल जाता है कि मेरी स्पीड क्या है, मेरी एक्यूरेसी क्या है, या बिल्कुल एक विद इन टाइम जब मैं एक टाइम में बन जाता हूँ तो मैं आप उसमें कैसे परफॉर्म करता हूँ। क्योंकि एक आपको कोई टेस्ट जब आप दे रहे होते हो जो बिल्कुल एक डेमो रहता है आपका एक्चुअल टेस्ट का, एक्चुअल पेपर का, तो जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं तो एक सर्टेन टाइम होता है। तो उस सर्टेन टाइम में आप आपकी एक्यूरेसी क्या होगी, आपकी जो रिकॉल कैपेसिटी होती है किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी फॉर्मूले को, या उसको लिखने की आदत होती है कि फटाफट हम गलत कर जाते हैं चीजों को, एक्यूरेसी हमारी बिल्कुल। सही नहीं बिल्कुल रहती है, रिकॉल नहीं कर पाते हैं। और विद इन टाइम क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है, ये आपको मॉक टेस्ट देने से ही पता चलता है। और ये जो एक आर्ट है हम लोगों की, वो मॉक टेस्ट देने से ही हम लोगों को आती है। तो कहीं बिल्कुल। ना कहीं वैसे भी कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है बिल्कुल आफ्टर मॉक टेस्ट। वैसे भी एग्जामिनेशन हॉल में जब कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो जो टाइम टाइम प्रेशर जो होता है, तो उससे वही काफी सारे वही वही स्टूडेंट्स वही मैंने कहा कि नर्वस भी हो जाते हैं, तो वो विदाउट मॉक नर्वस हो टेस्ट जाते हैं और पॉसिबल। चीजें गलत करते हैं, फिर बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल, तो चीजें मॉक टेस्ट। आप गलत करने शुरू कर देते हैं। हम्म। नहीं नहीं जब टाइम का प्रेशर आप पे आता है तो कहीं ना कहीं हम लोग फिर गलतियां करते हैं, बट जल्दी जल्दी में के चक्कर में हम लोग गलती कर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोग मॉक टेस्ट जब लगा रहे होते हैं तो हमको एक मतलब कहना चाहिए कि हैबिट, एक आदत पड़ जाती है। ठीक है बिल्कुल कि विद इन टाइम हमारे पास इतना टाइम है, इस स्पीड से हम कर रहे हैं। जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है आपसे गलतियां होती है। और वो गलतियां जब होती है, जब आप उस टेस्ट देने के बाद उसको जब चेक करते हैं, आपको पता चलता है कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है, वो इस वजह से क्वेश्चन गलत हुआ है। ठीक है। बिल्कुल तो आप वो गलती जब आप सीखते हैं तो वो गलती ये रियलिटी है आपसे एग्जाम टाइम में होने के मतलब 1-2 ही परसेंट चांस रहते हैं, अदरवाइज 98% वो एलिमिनेट हो जाते हैं उसी टाइम। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं उससे बिल्कुल आपकी मतलब रैंक इम्प्रूवमेंट अच्छी हो जाती है। ओके। तो अर्जुन सर, एक बात और भी हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो ये जानना चाहेंगे कि जो हमारा एक तो सब्जेक्ट रिलेटेड आपका एग्जाम होता है, जिस पेपर में बिल्कुल। आपके टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, और एक पार्ट होता है जिसमें हमारे हम्म। नॉन टेक्निकल पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें जीएस के सेक्शन होते हैं, बिल्कुल रीजनिंग जी जी होती है। जी। तो आपने बिल्कुल मतलब बिल्कुल। ये नॉन टेक्निकल पार्ट कैसे तैयार किया था, और एक स्टूडेंट को नॉन टेक्निकल पार्ट कैसे तैयार करना चाहिए? क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स नहीं है उनके लिए भी जीएस एक ब्रॉड, बहुत ही मतलब ब्रॉड सब्जेक्ट है। हम्म जब हम्म पढ़ने बैठते हैं तो लगता है मतलब बहुत बड़ा बर्डन है। तो आप क्या हम्म। सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से नॉन टेक्निकल की, स्पेशली जीएस की तैयारी कैसे करें? देखिए मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। जीएस जैसे अभी आप कह रहे थे कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो जीएस होता है, या नॉन टेक कह सकते हैं हम इस चीज को, बिल्कुल नॉन टेक वाकई वीक होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है उन लोगों को। वो उस चीज को ज्यादा मतलब नहीं पढ़ते हैं जब तक वो किसी कंपटीशन की तैयारी ना कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल देखो मैं सबसे पहले ये मैसेज देना चाहूंगा। देखिए आप आज की डेट में जो कंपटीशन लेवल बढ़ गया है, आप ये ना सोचे कि हम टेक्निकल पढ़कर ही एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, किसी कीमत पे नहीं हो सकता ऐसा। बिल्कुल। आपको नॉन टेक भी पढ़ना पड़ेगा, और आपको नॉन टेक बिल्कुल कवर करना पड़ेगा, उस पर भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उससे भी आपको नंबर गेन करने पड़ेंगे। अब ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि जो आप
भाई किस चैनल से आप प्रॉपर नोट्स मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है उन ऑन कैंडिडेट। बिकॉज किसी को कोचिंग पसंद है, किसी को बुक पढ़ के सेल्फ मतलब अपने ही नोट्स बनाना पसंद है। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब आपको नॉन टेक भी तैयार करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, उस पर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो टाइम आप टेक्निकल को दे रहे हैं वो उतना ही टाइम, मतलब एक रेशियो के अकॉर्डिंग कितना सिलेबस है, कितने मार्क्स का आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको नॉन टेक को भी देना ही देना पड़ेगा। उस पर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज सिलेक्शन होना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा नहीं रह गया है कि आप टेक्निकल पढ़कर ही कॉम्पिटिशन क्वालिफाई कर तो लेंगे। आपने नॉन टेक की तैयारी कहाँ से की थी, या कौन कौन से सोर्सेस का यूज किया था नॉन टेक के लिए? देखिए मैंने एक्चुअल में क्या था कि नॉन टेक मैंने कुछ एन अकेडमी से कवर किया था ओके। फिलहाल अभी तो। और पहले मैं जैसे कुछ मतलब टीचर थे, कोचिंग के नोट्स मुझे मिल गए थे और मैंने उन्हीं से पढ़ा। और कुछ बुकें भी मेरी थी पर्सनली, मैंने जो टॉपिक देखे उसके हिसाब से थोड़ा बहुत पढ़ा। और उस तरीके से मैंने मतलब कवर किया है, नेट वगैरह का यूज किया उस चीज में। फिर ओके। प्रैक्टिस पेपर की जब बात आ जाती है तो मैं प्रैक्टिस पेपर मेरे एक दो मतलब अ, उनके मतलब रहते थे, जैसे यूथ के भी रहे मेरे पास। और ओके। एक दो और थे मेरे पास, मतलब पब्लिकेशंस के, ओके। एक दो पब्लिकेशन के थे मेरे पास। ऑलराइट। तो सोशल मीडिया का भी कोई रोल रहा है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में, सोशल मीडिया का? देखिए सोशल मीडिया में जैसे यूट्यूब वगैरह। बिल्कुल। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें बिल्कुल रहा है। देखो उसमें क्या है कि जैसे सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो जैसे बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि हमें कोई, अगर हम कोचिंग भी कर रहे होते हैं तो पर्टिकुलर सारे के सारे टॉपिक नहीं पढ़ाए जाते हैं, जो चीजें बच जाती हैं आपकी तो आपको सोशल मीडिया में इजिली वो चीजें अवेलेबल है। एक दूसरी चीज, अगर कुछ चीजें हमें समझ नहीं आती है किसी एक टीचर से पढ़ के, दूसरे टीचर से पढ़ के, इवन बुक बुक से भी पढ़ के कभी चीजें समझ नहीं आती है, तो ऑब्वियसली वो चीजें हमें सोशल मीडिया पे, नेट पे, या फिर मतलब आप कह सकते हैं यूट्यूब के चैनल्स पे, मतलब चीजें अवेलेबल है, इजीली है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ऑलराइट। और और एक कैंडिडेट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो उसको कितने घंटा पढ़ाई करनी चाहिए, टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? देखिए मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप 10 घंटे पढ़ें, 15 घंटे पढ़ें। घंटों में पढ़ाई नहीं होती मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब बिल्कुल। से। जब भी पढ़े बिल्कुल फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़े। आपको पढ़ना है, हमें नहीं पढ़ना है, किसी और को नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है। आपको पता है कि मैं आज पढ़ा कैसे, कितना मतलब मेरा मन था पढ़ाई में, कितना नहीं था। बिल्कुल तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी आप ही को लेना है। तो वो आप पर डिपेंड करता है, घंटों में पढ़ाई नहीं होती कि मैं, पता चला कि मैं 2 घंटे पढ़ा किताब लेकर के बैठा रहा, देखता रहा, बट एफिशिएंसी हमारी वही रही, है ना। तो बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब है आप 2 घंटे पढ़े फिलहाल, मतलब पढ़े आप, बट बिल्कुल फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़े। आप 7 8 घंटे अगर पढ़ लेते हैं, मतलब सही से पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए बहुत, अल्लाह आपने सही पढ़ लिया है, अगर सही से पढ़ते हैं तो। ओके। तो अर्जुन एक सर, टारगेट बनाया इवन मॉर्निंग उठने के बाद मुझे इतना। जी। आप यूथ कंपटीशन टाइम्स हेलो। को कब से जानते हैं? देखिए यूथ कंपटीशन टाइम्स को मैं मतलब पिछले 4 5 साल से जानता हूँ। और ओके। उनके जो सॉल्यूशन पेपर जो होते हैं उसको मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये रियलिटी है, मैं इसको मतलब सही से बात बता रहा हूँ इस चीज के लिए। यूथ जो टाइम्स कंपटीशन है उसका जो सॉल्यूशन, मतलब जो पेपर क्वेश्चन पेपर का जो सिलेक्शन कलेक्शन होता है आप लोगों का ना, वो वाकई यूनिक है। एक्चुअली उसमें क्या है कि जैसे हम जूनियर इंजीनियर की ही तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में पीएसयूज में हुए या फिर अदर स्टेट एग्जाम हुए, जेई लेवल के या अदर चीजें हुई है ना रेलवे से बिल्कुल। रिलेटेड, वो सारे जी। का सारा कलेक्शन आप लोग यूथ टाइम्स कंपटीशन प्रोवाइड करा देता है। जिससे हम लोग जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो एक नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चंस आर अवेलेबल ऑन यू ना, आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं आपकी स्किल इंप्रूव करते हैं, आपको नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाते हैं। तो बिल्कुल जब बिल्कुल। आप इतने नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चंस लगा लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उससे बाहर चीजें जाती नहीं है। बिल्कुल ये बिल्कुल। मैं कहने बिल्कुल। का मतलब। ओके।
तो अर्जुन सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने थैंक यू। आपने अपना प्रेशियस टाइम हमारे यूथ कंपटीशन टाइम्स को दिया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। ओके।